हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 6 क्लास 10th का ज्योग्राफी का, जिसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, और हम करने वाले हैं इसका पार्ट 4th यानी 1 to 3 पहले अपलोड हो चुका है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, पहले वो जाकर देखना, तभी आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर होगा। ओके जी। सो यार, पार्ट स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, और मेरे को लगता है वो आपसे ज़रूर शेयर करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो भी हो बाप ही हो। तो यार, इन 3-4 महीनों में ना मैंने एक बात नोटिस करी, आपने भी करी होगी, कि बहुत सारे लोगों के यूट्यूब चैनल हैक हो रहे हैं, ठीक है। और वैसे ये बात है, डर लगता है, बहुत ही ज़्यादा डर लगता है देख के कि उनके चैनल हैक हो रहे हैं, ठीक है। वैसे तो मैंने जितनी भी वीडियो हो सके यूट्यूब पे, ठीक है, जो बताते हैं कि अपना चैनल आप ऐसे प्रोटेक्ट वगैरह कर सकते हो, ठीक है, हैकिंग से बचा सकते हो, तो मैंने वो सारे मेजर लिए हैं। बट यार, ये मेजर जो हैं वो बड़े बड़े यूट्यूब चैनल ने भी लिए होंगे जिनके चैनल हैक हुए, अब वैसी बात है। तो यार, मैंने देखा है कि बहुत सारे जो चैनल है जब हैक हो जाते हैं ना, तो वो क्या करते हो, ट्विटर वगैरह पे हेल्प मांगते हैं, तो लोग उनके जो ट्वीट हैं वो रीट्वीट करते हैं, और उनके बाद जो यूट्यूब है वो उन पे ध्यान देता है कि हाँ, बंदा जेन्युइन है और चैनल हैक हुआ है, प्रॉब्लम हो रही है इसको, ठीक है। अब हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हमारी जितनी भी बड़ी फैमिली है वो सारे के सारे 9-10th के बच्चे हैं, ठीक है। तो मैं खुद कह रहा हूँ, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि आपने ट्विटर इंस्टॉल नहीं किया, आपका अकाउंट नहीं है, थोड़ा डिस्ट्रैक्शन से आप बच जाते हो, कम से कम 12th तक तो ना यूज़ करो तो अच्छी बात है। बट यार, वो मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि अगर चैनल के साथ ऐसा कुछ हो जाता है तो फिर मैं कैसे हेल्प मांगूंगा। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, पहले तो यार आप एक ट्विटर पर अकाउंट बना लो। ऑल दो अकाउंट बनाने के बाद इंस्टॉल कर देना, मैं खुद कह रहा हूँ इंस्टॉल कर देना, ठीक है। और क्योंकि यार, कभी हेल्प पड़ेगी मेरे को, क्योंकि मेरी किसी भी बड़े यूट्यूबर से बात नहीं होती, ठीक है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक बार चैनल मोनेटाइज करने आने के लिए एक बड़े यूट्यूबर से बात हुई थी, पर उनके भी रिप्लाई बिल्कुल 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन बाद आते हैं, महीने बाद आते हैं, मैं वेट करता रहता हूँ, ठीक है। तो यार, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि ट्विटर पर अकाउंट बना लो पहले तो, ठीक है। और है ना, डिस्क्रिप्शन के अंदर एक न्यू चैनल का लिंक दे रखा होगा, ठीक है। ऑल दो मैं उस पर वीडियो डालूंगा, ठीक है, बट अगर कुछ हो जाता है चैनल को तो उस पर आपको पता चल जाएगा, ठीक है। प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, तो मैं पहले ही सब कुछ करके चल रहा हूँ कि ऐसा मेरे साथ ना हो, भगवान करे, तो वही ज़्यादा अच्छा है। बट ऐसा कुछ हो जाता है तो फिर जो भी हो आप ही हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ एक छोटा सा अकाउंट बना लो ट्विटर पे, ठीक है। और दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, उसकी भी नोटिफिकेशन बेल दबा देना, ठीक है, क्योंकि यार मैं ज़ीरो से नहीं करना चाहता स्टार्ट, ठीक है। मेरे को नहीं पता कि मैं मतलब इतनी हिम्मत रहेगी नहीं रहेगी कि ज़ीरो से दोबारा स्टार्ट कर सकूँ, ठीक है। तो इसलिए बस रिक्वेस्ट रहेगी कि उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है जी। क्योंकि अगर ये वीडियो देख रहे हो, आप 4th पार्ट देख रहे हो इस वीडियो का, तो कहीं ना कहीं चैनल आपको हेल्प कर रहा होगा, ठीक है। अगर कहीं भी कभी भी किसी भी बच्चे की छोटी मोटी भी हेल्प है ना, तो मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझता हूँ कि जी मैंने बच्चे की हेल्प कर दी, अब वो अच्छे नंबर लाएगा, ठीक है। तो बस आपसे भी एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, इन रिटर्न आप ये कर दो, ठीक है। तो चलो यार, बात बहुत हो गई, अब शुरू करते हैं हमारा पार्ट, ठीक है। तो लास्ट पार्ट में हमने एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री देखा था। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री क्या होता है? वो इंडस्ट्री जिनका रॉ मटेरियल क्या आता है, खेतों से आता है, एग्रीकल्चर से आता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे कि शुगर इंडस्ट्री, चीनी बनाने वाली, अब चीनी का रॉ मटेरियल क्या है? गन्ना है। गन्ना कहाँ से आता है? खेतों से आता है। तो वो क्या है कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। दूसरा हमने देखा था टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल यानी कपड़े से रिलेटेड। अब कपड़ा बनता है धागे से और धागा बनता है रुई से, और रुई कहाँ से आती है? खेतों से। तो वो भी क्या है कि एक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, ठीक है। आज हम देखेंगे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री के बारे में। अब मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री क्या होती है? जिनका रॉ मटेरियल खेतों से नहीं आता, ठीक है, यानी इंडस्ट्री दैट यूज मिनरल एंड मेटल एज अ रॉ मटेरियल, उन्हीं को हम कहते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, ठीक है। जिनका जो रॉ मटेरियल होता है वो मिनरल होता है और मेटल होता है, उन्हीं को हम कहते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, ठीक है। तो आज हम मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री के बारे में ही कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है वो है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। अब मेरे को ये बताने की तो ज़रूरत है नहीं कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है, ओके। तो सबसे पहला जो पॉइंट ये लिखा हुआ है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में, कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को बेसिक एंड की इंडस्ट्री कहा जाता है, ठीक है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा आता है आपसे कि कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जिसको बेसिक एंड की इंडस्ट्री कहा जाता है। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को ही बेसिक एंड की इंडस्ट्री कहा जाता है। क्यों? क्या मतलब है इसका? बेसिक इंडस्ट्री इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जितनी भी इंडस्ट्री है ना, उसमें ऑब्वियस सी बात है मशीनरी की ज़रूरत पड़ती है, आपको मशीन की ज़रूरत पड़ती है, और मशीन किससे बनी होती है? आयरन एंड स्टील से। तो इसीलिए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को बेसिक इंडस्ट्री कहा जाता है, क्योंकि जितनी भी इंडस्ट्री है उसको रन करने के लिए आपको मशीन चाहिए जो कि आयरन एंड स्टील से बनी होती है। ओके जी, क्लियर हो गया आपको? ओके जी। सो आयरन एंड जो स्टील इंडस्ट्री है वो क्या क्या बनाने में यूज़ होती है? इंजीनियरिंग गुड्स बनाने में, ठीक है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल बनाने में, ठीक है, जो भी वो रोड रोलर वगैरह वो सारी की सारी चीज़ें, साइंटिफिक इक्विपमेंट बनाने में, और बहुत सारे कंज्यूमर गुड्स बनाने में, यानी जो भी हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं, ठीक है, जैसे कि अपना
कढ़ाई वगैरह जो होती है ना, जो जिस पे खाना वगैरह बनता है, स्टील के होते हैं वो बर्तन वगैरह, तो वो सारे के सारे जो होते हैं वो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री प्रोवाइड करती है हमको। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है वो एक हैवी इंडस्ट्री है। हैवी इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, उनका जो रॉ मटेरियल होता है वो बहुत भारी होता है ना। तो इनका जो रॉ मटेरियल होता है एज वेल एज फिनिश गुड, दोनों की दोनों हैवी और बल्कि होते हैं, इसलिए इसको हैवी इंडस्ट्री बोला जाता है। ओके जी, ये बात हमें क्लियर हो गई। अब जो आयरन है और स्टील है ये हमें मिलता कहाँ से है, हमें ये बात तो क्लियर हो गई, खेतों से तो नहीं मिलता। अगर खेतों से मिलता तो इसको एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कहते हैं। ठीक है, बट हमें आयरन जो है वो ज़मीन के अंदर से मिलता है। ठीक है, अब ज़मीन के अंदर से डायरेक्ट हमें सरिये मिलते हैं क्या, मतलब डायरेक्ट आयरन तो नहीं मिलता हमें आयरन जो मिलता है वो आयरन ओर मिलता है। ठीक है, अब आयरन ओर का मतलब क्या है, आयरन तो मिलता है बट आयरन के अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ जमा होती है। ठीक है, तो इस इंडस्ट्री के अंदर आयरन के अंदर से, मतलब आयरन ओर के अंदर से आयरन निकाला जाता है। ठीक है, जितनी भी इम्प्योरिटी होती है उसको हटाया जाता है और आयरन निकाला जाता है। ठीक है, किस इंडस्ट्री में, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में। ओके जी, क्लियर हो गया। तो आयरन ओर के अंदर से आयरन निकाला जाता है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है, अब दूसरी बात है कि स्टील जो है वो कैसे निकलता है, तो स्टील भी ऐसे निकलता है। स्टील का जो ओर होता है उसमें से स्टील निकाला जाता है। और अगर आपको स्टील को हार्ड बनाना है, ठीक है, अगर आपको स्टील को हार्ड बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आयरन ओर, कोकिंग कोल और लाइमस्टोन, ये तीनों चीज़ें लेनी पड़ेगी 4:2:1 में। ये 1 मार्क्स का आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आपको एक हार्ड एंड स्टील बनाना है, एक बिल्कुल हार्ड स्टील बनाना है ना, तो आपको आयरन ओर, ठीक है, आयरन ओर आपको दिख रहा होगा, पिक्चर दिख रही होगी, कोकिंग कोल और साथ में लाइमस्टोन, ये तीनों की तीनों चीज़ें लेनी पड़ेगी 4:2:1 में। मतलब अगर आपने 4 आयरन ओर लिए हैं, ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूँ, तो 2 आपको कोकिंग कोल लेने पड़ेंगे और 1 लाइमस्टोन लेना पड़ेगा और इनको मिलाना पड़ेगा, तभी जो स्टील है वो हार्ड होगा। ओके जी, अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि एक कंट्री कितना आयरन यूज़ करती है और कितना आयरन प्रोड्यूस करती है। ठीक है, इस चीज़ को भी एक कंट्री के डेवलपमेंट इंडेक्स में माना जाता है। मतलब अगर कोई कंट्री ऐसी है जो कि बहुत ज़्यादा आयरन प्रोड्यूस करती है और बहुत ज़्यादा आयरन कंज्यूम करती है, तो कहीं ना कहीं उसको डेवलपमेंट इंडेक्स में थोड़ा ऊपर माना जाएगा कि हाँ, ये कंट्री थोड़ा अच्छी कंट्री है और अच्छा खासा डेवलपमेंट कर रही है। ठीक है जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि जी आयरन इंडस्ट्री जो है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, उसका प्लांट जो है हमें कहाँ लगाना चाहिए। ठीक है, स्टील प्लांट का जो है हमें, मतलब आयरन एंड स्टील प्लांट जो है, ठीक है, या फैक्ट्री जो है वो कहाँ लगानी चाहिए। पहली बात तो ये हमें वहाँ लगानी चाहिए जहाँ पर हमें रॉ मटेरियल, ठीक है, बहुत ही चीप और हाई क्वालिटी का मिल जाए, यानी आयरन ओर जो है वो हमें हाई क्वालिटी का और चीप मिल जाए। ठीक है, वहाँ लगाएंगे। ठीक है, दूसरी बात है वहाँ पर गुड मार्केट प्लेस हो, यानी आपका जो आयरन वगैरह स्टील वगैरह खरीदने के लिए आपके पास वहीं पर मार्केट हो। ठीक है, और चीप स्किल्ड लेबर हो, चीप हो और स्किल्ड लेबर हो। ठीक है, साथ ही में गुड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी मिल जाए आपको, मतलब सीवेज वाला रास्ता भी मिल जाए, रेलवेज भी मिल जाए, रोडवेज भी मिल जाए, जिससे आप अपना जो स्टील जो और आयरन है, ठीक है, वो आप दूसरी जगह पर क्या कर सको, ट्रांसपोर्ट कर सको। ठीक है, और ऐसी ही जगह है छोटा नागपुर। ठीक है, छोटा नागपुर रीजन जो है वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आयरन स्टील इंडस्ट्री हमको देखने के लिए मिलती है, क्योंकि वहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ें हैं। ठीक है, जो रॉ मटेरियल है, क्योंकि प्लेटो वाला एरिया, देखो प्लेटो वाले एरिया में आपको मिनरल और ओर बहुत तगड़े मिलते हैं। ठीक है, तो ये बात तो आप याद रखना कि ऑब्वियसली बात है, तो आयरन जो है और स्टील है वो भी क्या है, एक मिनरल है। तो हमें छोटा नागपुर प्लेटो में मिनरल वगैरह अच्छे खासे मिल जाते हैं, मार्केट प्लेस भी अच्छा है, स्किल्ड और चीप लेबर मिल जाते हैं हमें, और साथ में ये सारी की सारी फैसिलिटी जो है रोडवेज, रेलवेज और सीवेज भी मिल जाते हैं। छोटा नागपुर के पास ही, पता है ना आपको, बे ऑफ बंगाल है, ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा सा पास ही बे ऑफ बंगाल है, तो ये सारी की सारी फैसिलिटी मिल जाती है। ठीक है, अगर इंडिया की पोजीशन की बात करूं, ठीक है, कि इंडिया जो है आयरन कितना प्रोड्यूस करता है, स्टील कितना प्रोड्यूस करता है, अगर इसकी बात करें ना, तो मैं आपको बता दूं 2018 के अकॉर्डिंग, ठीक है, 2018 के अकॉर्डिंग जो इंडिया है उसने 106.5 मिलियन टन क्रूड स्टील प्रोड्यूस किया था, जो कि बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। और इसी वजह से इंडिया जो है वो क्रूड स्टील प्रोड्यूसर के रैंक में सेकंड नंबर पे आता है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे चाइना है। और अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है स्पॉन्ज आयरन का। अभी स्पॉन्ज का मतलब क्या होता है, वो जो घर में बर्तन घिसने के काम आते हैं वो नहीं। स्पॉन्ज का मतलब होता है जो आयरन हमें ऐसा मिले जिसमें बहुत सारे पोर्स हों। ठीक है, इसको डायरेक्टेड रिड्यूस्ड आयरन भी कहते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे पोर्स होते हैं, मतलब ये छेद छेद होते हैं। जैसे आज जो आप अपने घर में देखते हो आयरन, वो तो बिल्कुल ही उसमें कोई पोर्स नहीं होते, कोई छेद छेद नहीं होते। बट जो आयरन ऐसा होता है जिसमें थोड़े छेद छेद होते हैं, जो रॉ आयरन होता है, रॉ आयरन जिसको हम कहते हैं, उसी को हम स्पॉन्ज आयरन कहते हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब मैं अगर इंडिया की बात करूँ ना, तो इंडिया जो है वो
2018 में पर कैपिटल कंजम्पशन के मामले में ना 70.9 पर एनम स्टील यूज़ करता था। मतलब अगर इंडिया के कंजम्पशन की बात करें तो इंडिया में एक बंदा जो है वो 70.9 केजी जो है वो स्टील यूज़ करता था, ठीक है, पर एनम की बात कर रहा हूँ, जो कि वर्ल्ड एवरेज से बहुत कम है, क्योंकि वर्ल्ड एवरेज जो था उस टाइम 2018 में वो 224.5 केजी था, ठीक है। यानी अगर वर्ल्ड की बात करें जाए, पूरे वर्ल्ड एवरेज की बात करूं तो वर्ल्ड में क्या था, 224.5 केजी जो है एक एवरेजली यूज़ किया जाता था, ठीक है। मतलब एक एवरेज नहीं माना गया है कि इतना तो बंदा यूज़ करता है, बट इंडिया में वो बहुत कम है, ठीक है। अब जो स्टील प्लांट होते हैं ना वो भी दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक तो होते हैं मिनी स्टील प्लांट, ठीक है, और दूसरा होता है इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट, ठीक है। बड़ा सिंपल है, मिनी लिखा है ना तो मिनी का मतलब ये स्मॉल प्लांट है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फर्नेसेस, ठीक है, साथ में स्टील स्क्रैप्स का यूज़ होता है, स्पॉन्ज आयरन का यूज़ होता है, ये सारी की सारी चीज़ें, मतलब छोटे लेवल पे होता है ये, ठीक है। इलेक्ट्रिकल फर्नेसेस का मतलब होता है, फर्नेसेस का मतलब होता है कि हीट ट्रीट करके, मतलब हाई प्रेशर से क्या होता है, स्टील वगैरह को बनाया जाता है एक तरह से, स्टील और आयरन वगैरह को। यहाँ पर क्या होता है, स्टील स्क्रैप्स का यूज़ होता है, स्पॉन्ज आयरन का, वही पोरस वाले आयरन का यूज़ होता है, छोटे लेवल पे चीज़ें बनाई जाती है, उसी को कहते हैं मिनी स्टील प्लांट, ठीक है, जहाँ पर छोटे लेवल पे स्टील को प्रोसेस किया जाता है और उससे चीज़ें बनाई जाती हैं, ओके। दूसरी तरफ है इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट, ये बहुत ही तगड़े बड़े बड़े प्लांट होते हैं, जहाँ पर क्या होती है, स्टील को क्या किया जाता है, मोल्ड किया जाता है, ठीक है, उसको रोल किया जाता है, अलग अलग शेप दी जाती है, बहुत बड़े लेवल पे, ठीक है। बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल क्या होता है, यूज़ होता है, ओके। और हर चीज़ को कॉम्प्लेक्स वे में एक दूसरे से मिलाया जाता है और स्टील की चीज़ें बनाई जाती हैं, ठीक है। इसी का ये एक एग्जाम्पल है सेल, ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। ये एक इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट है, हमारे इंडिया के अंदर बहुत अलग अलग जगह है जहाँ पर इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट है, ओके। अब चैलेंजेस क्या है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कुछ चैलेंजेस फेस कर रही है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। अगर 1950 की बात करें ना तो इंडिया और चाइना उस टाइम सेम क्वांटिटी में स्टील प्रोड्यूस करते थे। मतलब एक टाइम ऐसा था जब चाइना और हम, ठीक है, दोनों कंट्री सेम अमाउंट में जो है स्टील प्रोड्यूस करते थे। बट अगर आज की बात करूँ ना तो चाइना बहुत आगे निकल चुका है हमारे से, बहुत ही ज़्यादा आगे निकल चुका है, वो बहुत ज़्यादा आयरन प्रोड्यूस करता है और यूज़ भी करता है, ठीक है। हम पीछे क्यों रह गए, इसके क्या क्या रीज़न है, देखो। पहला तो रीज़न है हाई कॉस्ट एंड द लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कोकिंग कोल, ठीक है। स्टील को हार्ड करने के लिए कोकिंग कोल लगता है ना, तो वो जो है वो हाई कॉस्ट में मिलता है इंडिया के अंदर, ठीक है, और बहुत ही लिमिटेड अवेलेबिलिटी है, बहुत कम जगहों पर मिलता है। दूसरी बात है लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ द लेबर भी उतना स्टील जो है प्रोड्यूस नहीं कर पाते, ठीक है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तीसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो आपको हर इंडस्ट्री में देखने के लिए मिलती है वो है इर्रेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी, यानी बिजली हमेशा नहीं रहती, ठीक है। अब आपको जो बड़ी बड़ी मशीनरी होती है जिसके अंदर से आयरन को आयरन ओर से निकाला जाता है ना, तो वो इंडस्ट्री को बिजली चाहिए चलाने के लिए, तो हमें इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, एनर्जी मिलती है, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम आती है। और ये सबसे बड़ा चैलेंज है जो फेस कर रही है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। लास्ट है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पुअर है। मतलब जो मैंने सारी की सारी चीज़ें बताई, रेलवे हो गया, सीवेज हो गया, रोडवेज हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारी जो फैसिलिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो थोड़ा लो है, पुअर है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को, ठीक है जी। आई होप ये क्लियर हो गया हो, ठीक है। बट हाउ एवर द ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ द स्टील इज सफिशिएंट टू मीट आर डोमेस्टिक डिमांड, यानी हम कम से कम अपनी डोमेस्टिक डिमांड को तो अच्छे से फुलफिल कर पा रहे हैं, ठीक है। और मैं आपको बता दूं 1991 में पॉलिसी आई थी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, 1991 में, याद रखना। वो पॉलिसी जब आई थी ना तो बहुत सारे लोगों ने हमारी कंट्री के अंदर इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, हमारी जो इंडस्ट्रीज़ है उनके अंदर इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, ठीक है। बहुत सारे प्राइवेट एंटरप्रेन्योर भी आए, मतलब एंटरप्रेन्योर के होते हैं जो प्राइवेट बिजनेस वगैरह जिन्होंने स्टील एंड आयरन के प्लांट लगाए थे, ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से थोड़ा हमारा जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हुआ है आयरन एंड स्टील का, ठीक है जी। आई होप ये वाला पूरा का पूरा आयरन एंड स्टील का आपको क्लियर हो गया हो अच्छे से, ठीक है। अब हम दूसरा बात करते हैं एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग के बारे में, ठीक है। ये सेकेंड लार्जेस्ट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री है इंडिया के अंदर। फर्स्ट कौन सी है, फर्स्ट जो है वो हमारी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, ठीक है। सेकंड नंबर पे आती है एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। अब ये एल्यूमिनियम तो हमको पता है एक मेटल है, साइंस में पढ़ा है, थोड़ा बहुत जानते हैं इसके। स्मेल्टिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब देखो, याद होगा आपको, मैंने जब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बताया था तो मैंने बताया था कि आपको आयरन ओर के अंदर से आयरन निकाला जाता है, ठीक है। वैसे ही होता है स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग क्या होता है, स्मेल्टिंग का मतलब होता है कि ऐसा नहीं है कि जो ज़मीन के अंदर से डायरेक्टली हमें एल्यूमिनियम मिलता है, नहीं, हमें ज़मीन के अंदर से बॉक्साइड मिलता है,
ठीक है। 4 से 6 टन बॉक्साइट का यूज़ करके 2 टन एल्यूमिनिया बनाया जाता है, ठीक है, एल्यूमिना बनाया जाता है, और उसी में से फिर 1 टन एल्यूमिनियम बनाया जाता है। मेरे कहने का मतलब है हमें मिलता है बॉक्साइट, और बॉक्साइट से हम बनाते हैं एल्यूमिनियम। और कैसे बनाते हैं एल्यूमिनियम? उसकी स्मेल्टिंग करके, ठीक है, बॉक्साइट की स्मेल्टिंग करके। मेरे कहने का मतलब उसको हीट ट्रीट कर हम क्या करते हैं, उसमें से मेटल यानी एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसी को हम कहते हैं एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। ठीक है जी, क्लियर हो गया? ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। ठीक है, अब एल्यूमिनियम की खासियत क्या है? ऑब्वियस सी बात है, हल्का होता है, लाइट होता है, कोरोजन नहीं होता है इस पे, रेजिस्टेंस टू कोरोजन यानी जंग नहीं लगता, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, मेलेबल होता है। मेलेबल का मतलब होता है ना, सुना होगा आपने, मेलेबल 9th पे पढ़ा होगा, वो थिन शीट बना देते हैं जिसकी एल्यूमिनियम, मतलब पीट के शीट बना देते हैं। ठीक है, एंड बिकम स्ट्रॉन्ग व्हेन इट मिक्सड विद अनदर मेटल, यानी जब दूसरे मेटल के साथ इसको मिला दो ना, वैसे तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, बट इसको जब दूसरे मेटल के साथ मिला दो तो बड़ा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। ठीक है, स्मेल्टिंग का मतलब मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये सारे के सारे फीचर हैं, लिखने हैं आपको एग्जाम में। ओके जी, अब हम ये देखेंगे कि जो एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट है वो कहाँ कहाँ मिलते हैं। ठीक है, मतलब कहाँ कहाँ ऐसी जगह है जहाँ पर क्या है, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम निकाला जाता है। ठीक है, तो बॉक्साइट क्या है, ओर है एल्यूमिनियम का, ठीक है, और उसी में से एल्यूमिनियम निकाला जाता है। बल्कि होता है, डार्क रेडिश कलर का होता है, ये रॉक जैसी होता है, पिक्चर दिख रही होगी आपको। और मैं आपको बता दूं, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट जो है इंडिया के अंदर बहुत अलग अलग जगह है। ठीक है, जिसमें से जो जगह है एक वो है उड़ीसा के अंदर ही हमें क्या मिलती है, नालको और बाल्को। ये नालको और बाल्को क्या है, ये इंडस्ट्री का नेम है। ठीक है, नालको और बाल्को। ओके, नालको की फुल फॉर्म क्या है? तो जी नालको की फुल फॉर्म है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। ठीक है, 1 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ सकता है। और बाल्को की है भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। ठीक है, ये दोनों की दोनों आपको फुल फॉर्म याद रखनी है। ओके, और ये दोनों की दोनों कहाँ सिचुएटेड है, ये उड़ीसा के अंदर सिचुएटेड है। ठीक है, और भी बहुत सारी जगह है, जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, केरला हो गया, यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ये सारी की सारी वो जगह है जहाँ पर एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट है। ठीक है, इट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर एयरक्राफ्ट, यूटेंसिल, वायर, इन सारी की सारी चीज़ें बनाने में क्या होता है, यूज़ होता है किसका, एल्यूमिनियम का। ओके जी, और जब हम एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट की जब लोकेशन देखते हैं ना, तो लोकेशन तय करते समय हम 2 चीज़ों का ध्यान रखते हैं। पहली बात तो रॉ मटेरियल हमें मिल जाए और मिनिमम कॉस्ट पे मिले, बहुत ही कम चीप प्राइस पे मिले, साथ में वहाँ पर क्या हो, रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी हो। ठीक है, मैंने आपको बताया था ये जो रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ये आप किसी में भी पेल सकते हो, किसी भी पॉइंट में लिख देना, जहाँ पर भी आपको चैलेंजेस पूछे किसी भी इंडस्ट्री का, ये पॉइंट आप घुसा सकते हो आराम से। ठीक है जी, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये दोनों फैक्टर हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा हमें मद्देनज़र रखने पड़ते हैं जब भी हम एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट की लोकेशन तय करते हैं। ठीक है जी, अब बात करते हैं केमिकल इंडस्ट्री की। ठीक है, तो केमिकल इंडस्ट्री क्या होता है, नाम से आपको पता चल रहा है, जिस भी इंडस्ट्री में केमिकल वगैरह बनाया जाए उसको केमिकल इंडस्ट्री कहते हैं। ठीक है, और इंडिया में जो केमिकल इंडस्ट्री है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग है, बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और डाइवर्सिफाइंग भी है, मतलब अलग अलग टाइप के केमिकल बनाए जाते हैं हमारी केमिकल इंडस्ट्री में। जो केमिकल इंडस्ट्री है वो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी है और स्मॉल स्केल भी है। मेरे कहने का मतलब बहुत सारी जो केमिकल की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऐसी है जो कि 1 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से कम में लग जाती है, तो वो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहलाएगी। और बहुत सारी केमिकल की इंडस्ट्री ऐसी भी है जिसमें 1 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगती है लगाने में, उसको हम लार्ज स्केल केमिकल इंडस्ट्री कहेंगे। तो यानी ये दोनों है केमिकल इंडस्ट्री। ठीक है, अब केमिकल इंडस्ट्री के प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग जो केमिकल इंडस्ट्री को 2 डिवीजन में डिवाइड किया गया है। एक तो है ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री, ठीक है, एक है इनऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री। ओके, ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री क्या होता है, जहाँ पर जो रॉ मटेरियल होता है ना वो हमें डायरेक्टली नेचर से मिलता है। ठीक है, अब जब मैं इनऑर्गेनिक समझाऊंगा ना, मतलब पहले इनऑर्गेनिक समझा देता हूँ फिर आपको समझ आ जाएगा। इनऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री में क्या होता है, जो रॉ मटेरियल होता है ना वो यूज़ होता है जो लैब में बनाओ। मेरे कहने का मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, ऐसा तो नहीं आप ज़मीन खोदोगे आपको सल्फ्यूरिक एसिड मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। सल्फ्यूरिक एसिड लैब वगैरह में ही बनता है। तो इनऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री वो होती है जहाँ पर रॉ मटेरियल सल्फ्यूरिक एसिड या ऐसे ही किसी मटेरियल का यूज़ किया जाता है, ऐसे ही किसी केमिकल का यूज़ किया जाता है जो लैब में बनाओ। ठीक है, और इनऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री में जो चीज़ें बनाई जाती है वो सिंथेटिक फाइबर, एडिसिव पता है ना आपको, वो ग्लू वगैरह जो होती है, पेंट हो गया, डाई स्टफ, नाइट्रिक एसिड, सोडा वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें बनाई जाती है, डिटर्जेंट वगैरह इनऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री में। और ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री में जो रॉ मटेरियल होता है वो क्या होता है, पेट्रोकेमिकल यानी जो अपना कोल हो गया, नेचुरल गैस हो गई, ठीक है, और फॉसिल फ्यूल हो गई, सारे के सारे हमारे क्या है, पेट्रोकेमिकल्स है, जो कि ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं एज अ रॉ मटेरियल। तो दोनों में डिफरेंस समझ आ गया।
ठीक है। ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री का जो रॉ मटेरियल होता है वो हमें नेचर से मिल जाता है, बट इनऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री का जो रॉ मटेरियल होता है वो लैब वगैरह में बनाया जाता है, ठीक है। और पेट्रोकेमिकल से क्या क्या बनाया जाता है, मैन्युफैक्चर करा जाता है। ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री में सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक, रबर, डाई स्टफ, ड्रग और फार्मास्यूटिकल चीज़ें, ठीक है। ओके जी। अब जो केमिकल इंडस्ट्री है ना वो लार्जेस्ट कंज्यूमर है खुद की। मेरे कहने का मतलब एक इंडस्ट्री के अंदर, एक केमिकल इंडस्ट्री के अंदर जो चीज़ बनती है ना वो दूसरी केमिकल इंडस्ट्री के अंदर यूज़ होता है। मेरे कहने का मतलब एक केमिकल इंडस्ट्री में मान लो एक नाइट्रिक एसिड बन रहा है, अज्यूम करो नाइट्रिक एसिड बन रहा है, तो वो क्या है कि फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री जो खुद में केमिकल इंडस्ट्री है वहाँ पर यूज़ हो रहा है। तो ये क्या है, ये खुद ही में अपनी लार्जेस्ट कंज्यूमर है। बहुत सारे ऐसे केमिकल है जो दूसरी इंडस्ट्री में एज अ रॉ मटेरियल यूज़ होते हैं, तो ये खुद की लार्जेस्ट कंज्यूमर है। ओके। और दीज इंडस्ट्री आर वाइडली स्प्रेड ऑल ओवर द इंडिया, यानी हर जगह पर फैली हुई है। अगर मैं बात करूँ केमिकल इंडस्ट्री की, हर जगह इंडिया के अंदर लगी हुई है। ओके। दूसरी तरफ बात करते हैं फर्टिलाइजर इंडस्ट्री की, ये भी एक पार्ट ही है केमिकल इंडस्ट्री का, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री आर सेंटर्ड अराउंड द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, फॉस्फेट, पोटाश और नाइट्रोजन। मतलब इस टाइप के जो फर्टिलाइजर है वो बनाए जाते हैं। कौन से? नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। अब ये नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर कौन से होते हैं? यूरिया जिसे कहते हैं। मान लो आपकी फसल ऐसी है या आपकी जो क्रॉप ऐसी है जो नाइट्रोजन डेफिशिएंसी है, जिसमें, मेरे कहने का मतलब है जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा थोड़ी कम है, तो उसमें आपको बढ़ानी पड़ेगी नाइट्रोजन की मात्रा। तो इसके लिए आप उसमें नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर डालते हो, ठीक है। तो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर वो होते हैं, ठीक है। साथ में फॉस्फेट और पोटाश वगैरह ये भी होते हैं फर्टिलाइजर, ठीक है। अब फर्टिलाइज़र बनाने के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो पोटाश होती है। मतलब पोटाश भी एक टाइप का फर्टिलाइज़र बनाने के लिए रॉ मटेरियल है। अब पोटाश की बात करें तो पोटाश हमें दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करवाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास उसके रिजर्व नहीं है, ठीक है। बट अगर मैं नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र की बात करूँ तो इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र का, ठीक है जी। ओके। अब मैं आपको बता दूं कि जो फर्टिलाइज़र का यूज़ है ना सबसे ज़्यादा पता है कब बढ़ा था, यानी फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा ग्रो कब हुई थी? ये हुई थी ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम। क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम अपने अपनी फसल वगैरह बढ़ाने के लिए किस चीज़ का यूज़ किया था? फर्टिलाइज़र का यूज़ किया था, ठीक है। गुजरात में, तमिलनाडु में, केरल, यूपी, पंजाब में बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र का यूज़ किया गया था, ठीक है जी। और साथ में फर्टिलाइज़र का प्रोडक्शन भी ये सारी की सारी स्टेट ही करती हैं, ठीक है। और अदर सिग्निफिकेंट प्रोड्यूसर जो हैं वो है एमपी, वेस्ट बंगाल, बिहार, राजस्थान एटसेट्रा, जहाँ पर फर्टिलाइज़र बनाए जाते हैं। तो मतलब फर्टिलाइज़र का जो सबसे ज़्यादा यूज़ है वो ग्रीन रेवोल्यूशन में किया था, उसके बाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, ठीक है। और ये सारे के सारे फर्टिलाइज़र है डिफरेंट टाइप के जो बनाए जाते हैं, और जो पोटाश है वो हम इंपोर्ट करते हैं। ओके जी। अब नेक्स्ट इंडस्ट्री की बात करते हैं, सीमेंट इंडस्ट्री। देखो नाम से आपको पता चल रहा है सीमेंट, ठीक है। तो ये जो सीमेंट है वो कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है? बिल्डिंग, हाउस, फैक्ट्रीज, ब्रिजेस, ठीक है, रोड, डैम्स बनाने के लिए यूज़ होता है। ये एक बल्कि और हैवी इंडस्ट्री है। क्यों? क्योंकि उनका रॉ मटेरियल जो होता है भारी होता है ना। और इसको बनाने के लिए लाइमस्टोन, सिलिका, एल्यूमिना, ठीक है, एल्यूमिना याद है ना आपको, बॉक्साइट से जो बनता है एल्यूमिनियम से पहले, है ना, और जिप्सम, ये सारे के सारे रॉ मटेरियल है जो सीमेंट इंडस्ट्री या सीमेंट बनाने में यूज़ होते हैं, ठीक है। जब भी हम सीमेंट इंडस्ट्री कहाँ लगाए ये क्वेश्चन आता है ना हमारे दिमाग में, तो 3 चीज़ों का ध्यान रखना में, मतलब ये सारे के सारे फैक्टर जो भी मैं बताने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम सीमेंट इंडस्ट्री की लोकेशन के बारे में बात करें। पहली बात तो सीमेंट इंडस्ट्री को वहाँ लगाना ज़्यादा अच्छा रहता है जहाँ पर कोल मिल जाए हमें, ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर मिल जाए और साथ में ट्रांसपोर्टेशन यानी रेलवे वगैरह मिल जाए, ठीक है। सीमेंट इंडस्ट्री जब भी हम लगाते हैं, ठीक है, तो ये 3 चीज़ें ध्यान रखते हैं, मतलब ट्रांसपोर्टेशन मिल जाए, इलेक्ट्रिक पावर मिल जाए, कोल मिल जाए, ठीक है। कोल भी हमारी सीमेंट इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, साथ में इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है, मशीन वगैरह चलाने के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, मैंने बता दिया था। अब जो पावर है, एनर्जी है, वो हर इंडस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है, और साथ में ट्रांसपोर्टेशन भी। अब ट्रांसपोर्टेशन क्यों? ट्रांसपोर्टेशन का क्या लेना देना है सीमेंट इंडस्ट्री से, क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इंडिया जो है वो इतना प्रोड्यूस करता है सीमेंट कि हम दूसरी कंट्री में भी एक्सपोर्ट कर दें, ठीक है। हम ज़्यादातर जो गल्फ़ कंट्रियाँ होती है ना, ठीक है, गल्फ़ कंट्रियाँ पता है ना, मिडल ईस्ट की, जो सऊदी अरेबिया, जो ऐसी कंट्रियाँ होती है, यूएई हो गया, दुबई, वहाँ पर एक्सपोर्ट करते हैं क्या? सीमेंट वगैरह एक्सपोर्ट करते हैं। ओके जी, क्लियर हो गया। और मैं आपको बता दूं इंडिया की जो फर्स्ट सीमेंट प्लांट लगाया गया था ना वो चेन्नई में लगाया था 1904 में, ठीक है। और अगर मैं आज की बात करूं तो इस इंडस्ट्री के लिए यानी सीमेंट इंडस्ट्री के लिए सबसे ज़्यादा स्ट्रेटेजिक जो लोकेशन है वो गुजरात है। अब गुजरात क्यों? गुजरात में ही ज़्यादातर जो हमें सीमेंट इंडस्ट्री क्यों देखने के लिए मिलती है, मतलब और जगह भी देखने के लिए मिलती है बट सबसे ज़्यादा गुजरात में क्यों? क्योंकि गुजरात एक कोस्टल वाला एरिया है, ठीक है, वो उसके पास में पानी है और वहाँ से क्या है, आप दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट कर सकते हो सीमेंट, ठीक है। तो इसीलिए गुजरात में ज़्यादातर हमें सीमेंट इंडस्ट्री देखने के लिए मिलती है क्योंकि वहीं से डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। ओके,
अगर मैं बात करूं सन 1989 की, तो सन 1989 के बाद जो है वो सीमेंट इंडस्ट्री में बूम आ गया, यानी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगा, इंक्रीज होने लगा किसमें, सीमेंट इंडस्ट्री में। ऐसा क्यों? क्योंकि 1989 के बाद है ना गवर्नमेंट ने क्या कर दिया था, डी कंट्रोल कर दिया था प्राइस और डिस्ट्रीब्यूशन। पहले ना सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में था, ठीक है, और जब गवर्नमेंट ने डी कंट्रोल करना स्टार्ट किया, ठीक है, अपना कंट्रोल हटाना स्टार्ट किया, तो बहुत सारे ऐसी प्राइवेट कंपनी आ गई जो सीमेंट वगैरह बनाती थी, ठीक है, मतलब प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया जब से गवर्नमेंट ने अपना कंट्रोल हटाया है ऑन द प्राइस एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीमेंट, ठीक है जी। और सीमेंट इंडस्ट्री बहुत अच्छा कर रही है, ठीक है, इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ इंडस्ट्री, मतलब इसी की वजह से ये वाली जो पॉलिसी है, ठीक है, जिसमें गवर्नमेंट ने डी कंट्रोल कर दिया था प्राइस और डिस्ट्रीब्यूशन। पहले गवर्नमेंट के ही कंट्रोल में होता था, फिर गवर्नमेंट ने अपना कंट्रोल हटा दिया, जिसकी वजह से बहुत सारी प्राइवेट कंपनी आने लगी, जिसकी वजह से सीमेंट का प्रोडक्शन बढ़ा, ठीक है। लास्ट इंडस्ट्री की बात करते हैं, दैट इज़ ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री, ठीक है। अब ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री, ठीक है, उसमें जो रॉ मटेरियल यूज़ होता है आपको पता है ना, आयरन स्टील, मैंने बताया था, ठीक है। और ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री क्यों ज़रूरी है? ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री पता है ना, कार वाली जो इंडस्ट्री होती है उसको ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री कहते हैं, व्हीकल वगैरह जिसमें यूज़ होते हैं। तो व्हीकल हमारे किस लिए काम आते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, गुड्स और सर्विसेज एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, पैसेंजर एक से दूसरी जगह ले जाने के लिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सोचो कार ना हो, ट्रक ना हो, तो ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, ठीक है। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ये सारी की सारी चीज़ें बनाई जाती है, ठीक है, ट्रक, बसेस, कार एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें, व्हीकल जो भी होते हैं, ठीक है। और अगर मैं आपको ये बताऊं कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का ग्रोथ किस टाइम सबसे ज़्यादा हुआ है, तो मैं आपको बता दूं पिछले 15 साल में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा हुआ है, ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुई है। क्यों? क्योंकि 1991 में ना गवर्नमेंट एक पॉलिसी लेकर आई थी, अभी अभी ऊपर इसके बारे में मैंने आपको बताया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। गवर्नमेंट ने क्या करा था, अपनी रिस्ट्रिक्शन हटा दी थी। पहले इस कार वगैरह पे सिर्फ मतलब ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे गवर्नमेंट ने बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी, फिर गवर्नमेंट ने हटा दी, जिसकी वजह से बहुत सारी जो फॉरेन कंट्रियाँ थी ना, उन्होंने भी हमारी कंट्री के अंदर इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, अपनी कार वगैरह को सेल करना स्टार्ट कर दिया, अपनी कार का प्लांट लगाना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से कंपटीशन बढ़ा, ठीक है। अब ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं, जो कार इंडस्ट्री के मालिक हैं, उन्होंने सोचा कि भैया हमें बढ़िया से बढ़िया कार बनानी पड़ेगी और अच्छे से अच्छे प्राइस पे बेचनी पड़ेगी, तो उन्होंने भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन किया, जिसकी वजह से इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आई है। और साथ ही में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, यानी जब LPG लगाई गई थी, लिबरलाइज किया गया था, ठीक है, पॉलिसी को हमारी गवर्नमेंट ने लिबरल कर दिया था, दूसरी कंट्री को भी हमारी कंट्री के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए बोला था, छूट दे दी थी, तब बहुत सारी न्यू टेक्नोलॉजी भी आई हमारी कंट्री के अंदर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड, जिसने हमारी इंडस्ट्री को और ज़्यादा बूम किया, ठीक है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को। ओके, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ब्रॉट इन न्यू टेक्नोलॉजी एंड अलाइन द इंडस्ट्री विद द ग्लोबल डेवलप्ड, ठीक है, ग्लोबल डेवलपमेंट यानी ग्लोबल लेवल पर लेकर आई कहीं ना कहीं हमारी कार इंडस्ट्री को, ठीक है। टाटा बताइए कितनी बड़ी है। दीज इंडस्ट्री लोकेटेड इन दिल्ली, गुड़गांव, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ एंड इंदौर एटसेट्रा, इन जगह पर हमें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री देखने के लिए मिलती है। ओके जी, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना। यार ये चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है तो 4 पार्ट में ख़त्म नहीं हो पाएगा, लास्ट पार्ट, ठीक है, 5th पार्ट में मैं पक्का पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। मैं नहीं चाहता कोई भी टॉपिक आपका मिस हो जाए। ओके, तो यार डिस्क्रिप्शन में न्यू चैनल का लिंक दे रखा है, उसको ज़रूर सब्सक्राइब करना, उसका बेल आइकन दबाना, और इस भी चैनल का बेल आइकन ज़रूर दबाना, क्योंकि बच्चे कहते हैं सर हमने सब्सक्राइब कर लिया फिर भी आपको नोटिफिकेशन नहीं आता। तो उस नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल दबाना पड़ता है, तो वो ज़रूर दबाना, ठीक है यार। नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में एक GP लिंक करके एक लिंक दे रखा होगा, उसके अंदर नोट्स हैं। GP लिंक से नोट्स कैसे डाउनलोड करने हैं उसकी भी मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे रखी है, तो वो जाकर आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, देखने के बाद। एंड आप चाहो तो मेरे को इंस्टाग्राम, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो, ठीक है यार। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून, नेक्स्ट चैप्टर के लिए स्टे ट्यून। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।